रिकॉर्ड देखो ना, उसने सूरत के अंदर आसाराम बापू के बारे में पता है क्या कहा कि इसकी घरवाली, इसकी बेटी, इसके बेटे को और उसको, उसके बाप को लड़कियां सप्लाई करते, रिकॉर्ड पे लिखा हुआ एफआईआर में। ये राकेश अस्थाना लिखवा रहा है। भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है क्या? और अगर ऐसा है तो फिर हमारा देश का प्रधानमंत्री उसके चरणों में क्यों बैठता था बापू के? अटल बिहारी उसके साथ क्यों गाने गाता था? ये लाल कृष्ण आडवाणी क्यों खड़ा रहता था? ये नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में क्यों गीत गाता था? एक हार्डकोर क्रिमिनल को आप बढ़ा रहे थे आगे। 40 साल तक तो वो आदमी बहुत चरित्रवान था और अचानक 2013 में आके हार्डकोर क्रिमिनल। और कोई 2 तिवारी है, पुजारी है, उसका बेटा, 3 वो, और जो आनंदगिरी भी पढ़ा लिखा नौजवान, अकादमिक रहा है, वो उसने नेट क्वालिफाई किया है। वो जो नाम बोल रहा है उन सबका नार्को टेस्ट करवा लो, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट सामने आ जाएगा कौन असली आरोपी है। नार्को टेस्ट क्या होता है? जो है एक लड़की के साथ कटपेस्ट करना था और उससे विचलित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं जच रही है। क्यों? अरे वो सारे अखाड़ों के, 13 मुख्य अखाड़ों के वो मुखिया थे, अध्यक्ष थे, और सारे 4 कुंभ उन्होंने कराए। इतनी विपरीत परिस्थितियों को भी वो कितना समन्वय बना के चलते थे, कितने मुखर थे। उसका तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो जो राहुल कंवल आज तक में ले रहा, 48 घंटे पहले का वो वीडियो बता रहा है, और केशव मौर्य उनके बाजू में बैठा है, कितने हंसते खेलते बात कर रहे हैं। देखिए, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मनोमय कोश पे हम लोग बहुत काम करते हैं, डिप्रेशन पे बहुत काम करते हैं। जो डिप्रेस्ड आदमी होता है, मानता हूँ मैं, आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण होते हैं ऐसे उत्तेजना के, उस भावावेश में आके वो गलत कदम उठा जाता है। और ये जो आदमी 7 पेज लिख रहा है अपने हाथ से, 12 पेज बता रहे, 12 पेज, चलो जितने भी हों, वो मेरा विषय नहीं, जांच का विषय है। 1 पेज लिखते लिखते मनोभाव बदल जाता है इंसान का, एक मंत्र पढ़ते पढ़ते भाव बदल जाता है। इस पर तो हम काम कर रहे हैं। डिप्रेशन के चरम पे पहुंचा हुआ बच्चा हमारे पास आ जाता, हम उसको पकड़ के शमशान भूमि ले जाते हैं और जलती हुई चिता पे उसका हाथ रखवाते हैं। जब जल से वो डरने लग जाता है तो बाहर निकल गया डिप्रेशन से, उसको डर आ गया। जैसे डर आया वो डिप्रेशन का पॉइंट टूट जाता है दिमाग से। अब समझिए, ये कॉम्प्लेक्स है, हीनता है मन की, और वो तो कहीं से भी दूर दूर तक कभी जीवन में उनके अवसाद रहा ही नहीं। वो तो जानते हैं कि अगर हमारा किसी महिला के साथ नाम जोड़ा जाएगा तो हम और ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, पॉपुलर होंगे। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ। हमारे जूना अखाड़े के एक महात्मा है राजकोट में, उन पे बलात्कार का मुकदमा कायम हुआ। मेरे गुरु ने कहा कि हर्षानंद ऐसे ऐसे हो गया। मैंने वहाँ के IPS को फ़ोन लगाया। मैंने कहा, आपको पता है कि वो जूना अखाड़े का महात्मा है, उसका लिंग शिथिल किया जा चुका। आपको पता है ये परंपरा क्या होती है? आप 376 लगा के बैठ गए उसके ऊपर, सारे देश में भूचाल आ जाएगा। री इन्वेस्टिगेशन करके FIR लगवाओ उसमें, क्या तमाशा है ये? तब उस FIR में री इन्वेस्टिगेशन हुआ और FIR लगी, खेल खत्म हुआ। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो मेरी ये शिकायत है योगी आदित्यनाथ जी से कि उन्होंने जो SIT बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके ऑफिसर बहुत छोटे अधिकारी हैं, CO, सर्कल ऑफिसर, 3 स्टार। मैं 2 IPS की फ्रेम आपके सामने रखता हूँ विथ एग्जाम्पल। थोड़ा अतीत के समय के पहिए को अतीत में ले जाता हूँ। NSG के इस समय मुखिया हैं PS फंडलीकर, के मध्य प्रदेश केडर के IPS। ओके, मैंने इनके साथ मिलकर एक डुप्लीकेट करेंसी का रैकेट पकड़वाया था। एक ही नंबर के हजारों नोट, नासिक प्रेस ने उसको ओरिजिनल करेंसी बता दिया। कोर्ट में जाके वो बरी हो गया आरोपी। एक IPS ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसकी रिजल्ट बता रहा हूँ। दूसरा एक IPS राजस्थान में था, मैंने एक ट्रक पकड़वाया था, उसमें 113 किलो अफीम पकड़ी गई थी। वो ट्रक मक्सी उज्जैन जिले से जलंधर जा रहा था, देशी घी का भर के। उसमें 113 किलो अफीम पकड़ी गई। मैंने उस IPS को बोला, फ़ोन लगा करके, इन्फॉर्मर बोल रहा हूँ, बोलिए। मैंने कहा, आपने 113 किलो अफीम पकड़ी है? बोले हाँ। मैंने कहा, ये कोई खबर है क्या? बोले, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे इलाके से देशी घी बन के जा रहा है जहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ जा रहा है जहाँ दूध की नदियाँ बहती है। जांच करो उन डिब्बों में क्या है। 12 सालों में वो ट्रक लावारिस सड़ रहा है आज तक राजस्थान में, उसका कोई वारिस नहीं बना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक IPS
जिसको खुद ट्रेस कर रहा था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ उस घी का वो भी सुनो। कोटा में सैंपल पास, जयपुर में सैंपल पास, गाजियाबाद में डालडा तेल और सेंट निकला उन डब्बों में। नाम क्या था उसका? शक्ति भोग। और वो वनस्पति तेल से बना हुआ घी जलंधर बिकने जा रहा था। लावारसी में ट्रक जब्त हो गया। तो आईपीएस लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये हालत हो गई कि सर्कल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और ऐसे इतने सेंसिटिव केस की। मैं ये कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को, आप भी साधु हैं, मैं भी साधु हूँ, आप गोरक्षनाथ संप्रदाय के, मैं जूना खाड़े का हूँ, क्यों नहीं आप सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इन्वेस्टिगेशन करवाते। और जो नाम उस सुसाइड पेपर पे हैं, 3 नाम, आनंदगिरी और कोई 2 तिवारी है, पुजारी और उसका बेटा, 3 वो, और जो आनंदगिरी भी पढ़ा लिखा नौजवान, एकाडमिक रहा है वो, उसने नेट क्वालिफाई किया है, वो जो नाम बोल रहा है उन सबका नार्को टेस्ट करवा लो, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट सामने आ जाएगा कौन असली आरोपी है। नार्को टेस्ट क्या होता है मैं आप लोगों के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ। उसमें मूर्छित अवस्था की जाती है विचारों की, यानी मन को कंट्रोल कर दिया जाता है, तब उसको चेक किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। मेडिकल रिसर्च टीम काम करती है, वो प्रश्न पूछती है, अगर वो सही आ रहा है फिर प्रश्न किए जाते हैं कि हाँ भाई अब ये सब कुछ बोल सकता है। तो 1 घंटे के अंदर नार्को टेस्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सवाल ये है, इसके पर्दे के पीछे संपत्तियों के झगड़े हैं, इसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। ये गाजियाबाद में, नोएडा में हमारे दादा गुरुजी द्वादश गिरी जी महाराज 1966 में भीख मांग के उन्होंने यहाँ पे भवानी शंकर इंटर कॉलेज बनाया, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। और हमारे जूना खाड़े के साधु महात्मा गए तो पता है क्या बोलते हैं गुंडे, यहाँ आए हो पैरों से वापस नहीं जाओगे, यहाँ से कब्जा कर लिया उस पूरे विद्यालय पे। 70 बीघा पे बना हुआ था नोएडा में, जिसको आप हाजीपुर दादरी एक जमाने में कहते थे, अब सेक्टर 42 हो गया है। अरबों रुपए की जमीन पे कब्जा है गुंडों का, और ये सारा संपत्तियों का खेल चल रहा है पूरे देश में। अनगिनत साधु सबसे आसान टारगेट है आजकल। एक साधु को मारो 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए, कितना आसान काम है। तो मैं साधु समाज से प्रार्थना करता हूं, खुल के आओ और योगी आदित्यनाथ जी को ट्विटर हैंडल पे बोलो कि नहीं, ये सीओफीओ एसआईटी में नहीं चलेंगे। हाई कोर्ट के सिटिंग जज को लगाइए आप और नार्को टेस्ट करवाइए, 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना लंबा क्यों चलाना चाहते हो? 2022 में चुनाव आ जाएंगे। आपको क्या लगता है स्वामी जी, मतलब आत्महत्या है या मर्डर है क्या? देखिए, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जो सबकी लीडरशिप कर रहा हो, वो मानसिक रूप से इतना कमजोर नहीं हो सकता। मैंने 2 बार उनको फ़ोन किया, मिला तो बहुत बार हूँ, हर कुंभ में हमारी मुलाकात होती थी। 2 बार उनको फ़ोन किया मैंने। पहला जब आनंदगिरी पे ऑस्ट्रेलिया में असॉल्ट का केस लगा, तब मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा स्वामी जी आपने अपने बच्चे को ऐसा ज्ञान दिया? बोले नहीं नहीं स्वामी जी ये सब फर्जी है, गलत है। एक बार। दूसरी बार मैंने अभी कहा, जब ये सारा प्रकरण चल रहा था, मैंने कहा स्वामी जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप आनंद को फ़ोन करके बुलाइए। लेकिन आनंद को मैंने प्रयागराज कुंभ में, जब मैं पुलिस को स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग का प्रोग्राम दे रहा था, तब ये केपी सिंह जो अभी लगे हुए वहाँ पे आईजी है, तब डीआईजी थे ये मेले में, तो मैंने इन्हीं के पुलिस कैंप में प्रोग्राम किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग। तब ये केपी सिंह मेरे प्रोग्राम में नहीं आया, लेकिन आनंद के प्रोग्राम में बैठे थे, और आनंद वहाँ शहनशाह बन के बैठा था एक कार्यक्रम में, और काफ़ी संत महात्मा थे उसमें, हरिद्वार के भी थे, गुजरात के भी थे। मैं भी पहुँचा तो मैंने उसको कहा, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए, आनंद बेटा मुझे दुनिया में एक आदमी की तलाश है जो राम का रा बोल सकता हो श्वास लेते हुए। आप बोल सकते हो बेटे? मैंने बेटा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? उसके अहंकार को तोड़ने के लिए। वो वहाँ सम्राट बन के बैठा था। तो तब मुझे बुरा लगा था उसके ईगो को देख करके कि ठीक है ये पढ़ा लिखा नौजवान है, लेकिन शिक्षा ददाती विनय। तब मैंने, जब ये घटनाएं हुई, तब मैंने फिर इनको फ़ोन लगाया, ब्रह्मलीन महंत जी को। मैंने कहा स्वामी जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसे संस्कार दिए अपने शिष्य को कि आपके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहा, और कैसे भी करके आप समन्वय बनाइए, सनातन संस्कृति इससे कमज़ोर हो रही है। तब मैंने आनंद को फ़ोन नहीं लगाया, आनंद का नंबर मेरे पास था, लेकिन मैंने उनके बड़े भाई भूपेंद्र गिरी को, वो भी निरंजनी अखाड़े को, उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा भूपेंद्र जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है,
कि ये गुरु शिष्य का जो है समाज में कितना गलत मैसेज जा रहा है। प्लीज़ आप इसमें बीच में आकर के कोई रास्ता निकालो, इनका समन्वय बनाओ। बहुत दुख की बात। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोग जो है इसमें जितनी जल्दी हो सके पटाक्षेप करिए, और सारे साधु संतों से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोग अपने दिमाग से डर निकाल दो। अगर आप डरोगे तो आप सब टारगेट बनने वाले हो, क्योंकि जिस ज़माने में आप साधु बने थे तब लोग संपत्ति का दान करते थे। आज एक एक इंच ज़मीन की कीमत लाखों बोल रही है। ये सबसे आसान टारगेट हैं डॉक्टर, साधु, ये जितने क्रिमिनल्स हैं। मैं क्रिमिनल में काम करता हूँ, मेरा प्रोग्राम चलता है जेलों में, अपराध से अध्यात्म की ओर, इसलिए बहुत ही आधारभूत अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूँ। स्वामी जी, जैसे आज की राजनीति को देख के कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी इलेक्शन 2022 से पहले किसी बड़े साधु संत की हत्या हो सकती है, क्या उसी के टारगेट पे तो नरेंद्र गिरी जी? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस समय जो देश की लीडरशिप कर रहे हैं नरेंद्र भाई, अमित भाई, मेरी 65 साल की वह है, ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा एक ही स्टेट से दोनों पावरफुल पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस देश पे नाग कंपनी का कब्जा हो चुका है। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। गौतम का धंधा क्या है? पैसा इकट्ठा करना, इन पे पैसा लगाना। और मैं तो गुजरात में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैंने पर्सनली देखा कि कई किसानों की बिना रजिस्ट्री उनके ज़मीन चढ़ गई खाते में। कैसे चढ़ गई? कितना क्राइम हो रहा है। अब आप समझिए, उमा दीदी ने उस दिन क्या कहा कि IAS IPS तो हमारे पैर की जूती होते हैं। क्या गलत कह रही है वो? बिल्कुल यथार्थपरक बात कही है उसने। ये जो हमारा सिस्टम है 3 पिल्लर पे टिका हुआ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। आपके हमारे वोट से चुने गए लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सही बात है। और ये व्यवस्थापिका मुखौटा होता है उस सरकार का, ये दाएं बाएं नहीं चल सकते। और परसों जो है ना, अदानी के वहाँ से 9,000 करोड़ का हीरोइन भी उनका पोर्ट से पकड़ा गया जी। तो उसके लिए तो सारे महकमे अपना काम करेंगे ना। लेकिन सारे मीडिया में सन्नाटा है। 600 कंटेनर उसने रुकवाए थे, 600 कंटेनर, केमिकल के कंटेनर उसके पोर्ट पे, बंदरगाह पे आके रुक गए। मैंने वहाँ के अधिकारी से बात करी, संजय अग्रवाल से, कमिश्नर था वहाँ का। मैंने कहा संजय, मुझे शर्म आ रही है, वो लोग कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, देश चलता है उससे, आप क्यों रोक रहे हैं उनको? लीगल डॉक्यूमेंट पे लोग काम कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं उनको। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता स्वामी जी, आप ऊपर से मुझे निर्देश करवाओ। अब ऊपर से कौन रोक रहा है? गौतम अडानी के प्रभाव में कौन आदमी है? कौन रुकवा रहा है शिपिंग को? सोचने की बात है। तो ये जो क्राइम है, इस क्राइम को फैलाने में ये दोनों महान विभूतियाँ लगी हुई है, और इसको रोकने का एक ही तरीका कि जनता जागरूक हो। अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी चूँकि पिछले चुनाव में ये चेहरा नहीं थे मुख्यमंत्री का, लेकिन 2022 में चेहरा होंगे। अगर ये प्रदेश की जनता ने इनको जिता दिया, फिर ये अपने दिल की बात आपके सामने रख सकते हैं। ऐसे कैसे रखेंगे? वो किसी और रिमोट से चल रहे हैं ना, वो बात ये है जी। स्वामी जी, अगर योगी आदित्यनाथ के पुराने इंटरव्यू देखा जाए तो उन्होंने पहले इंटरव्यू में ये कहा है, वो खुद एक महंत हैं गोरखपुर से, और उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यू में भी कहा है, कई इंटरव्यू में, कि मेरे होते हुए महंतों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी ऐसी घटना होना। बेटा देखो, ये हमारे जो समाज की स्थिति है ना, अपराध हमारे समाज के खून में है। पहले राजा महाराजा करते थे, आज हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। जब हार्डकोर क्रिमिनल आप सदन में भेजोगे, विधानसभाओं में, लोकसभा में, आप बबूल के पेड़ पे आम ले आओगे? बात ये है, जनता तो बेचारी पेड़ से सोच रही है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, 600 से ज़्यादा शहीद हो गए। राम सिंह जी ने यही गोली मारी है ना, मारी कि नहीं मारी? सिंघू बॉर्डर पे, इसी बॉर्डर पे जहाँ हम बैठे हुए गाजीपुर में रणवीर की हत्या हुई कि नहीं हुई? गोली मार दी गई उसको। अब उसका रिपोर्ट कार्ड कौन देगा? MLC प्रूव करेगी ना कि गोली लगी कि नहीं लगी। सारा सिस्टम कब्जे में है। और जितना IAS वगैरह सारे जो है सब गुजरात कैडर के हैं, मतलब PMO में हो चाहे हर। मैं तो हमेशा बोलता रहा, राकेश अस्थाना कौन है? हार्डकोर क्रिमिनल है राकेश अस्थाना, हार्डकोर क्रिमिनल। एक IPS का क्रिमिनल कह रहे हैं जो पढ़ लिख के इतनी बड़ी पोस्ट तक आए। हाँ, एक IPS अधिकारी इतना पढ़ लिख के इतनी बड़ी पोस्ट तक आए, उसको आप हार्डकोर क्रिमिनल कह रहे हैं। फिर वही बात है, उसका केस रिकॉर्ड देखो ना। उसने सूरत के अंदर आसाराम बापू के बारे में पता है क्या कहा?
कि इसकी घरवाली, इसकी बेटी, इसके बेटे को और उसको, उसके बाप को लड़कियां सप्लाई करते, रिकॉर्ड पे लिखा हुआ FIR में। ये राकेश अस्थाना लिखवा रहा है। भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है क्या? और अगर ऐसा है तो फिर हमारा देश का प्रधानमंत्री उसके चरणों में क्यों बैठता था बापू के? अटल बिहारी उसके साथ क्यों गाने गाता था? ये लालकृष्ण आडवाणी क्यों खड़ा रहता था? ये नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में क्यों गीत गाता था? एक हार्डकोर क्रिमिनल को आप बढ़ा रहे थे आगे। 40 साल तक तो वो आदमी बहुत चरित्रवान था और अचानक 2013 में आके हार्डकोर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।